दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, घंटी दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई आप मुझे रीजन बताओ क्यों नहीं कर रहे हो यार। आप बाकी सभी लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो यार, तो मेरा भी कर लो। लास्ट फ्राइडे को अदरक अब्राहम की फिल्म डिप्लोमेट रिलीज हुई थी और ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। अब आप पूछेंगे कि भाई किस तरह से। इस फिल्म ने पूरे वीक में बिजनेस किया है 13.5 करोड़ रुपए का। कितना? 13.5 CR। और इस फिल्म के निर्माताओं ने डिक्लेयर किया है 19.5 करोड़। ये आप सभी जानते हैं कि हर एक निर्माता 20 से 25% कलेक्शन बढ़ाकर देता है। कुछ तो ऐसे निर्माता भी हैं जो सीधा डबल देते हैं, जैसे कि दिनेश विजन। उसकी फिल्म अगर 50 करोड़ का बिजनेस करती है तो 100 करोड़ का बताती है। ठीक इसी तरह जियो की ज्योति पांडे, अगर उसकी फिल्म कोई 15 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो 30 करोड़ रुपए बताती है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस फिल्म का रियल बिजनेस हुआ है 13.5 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस फिल्म का निर्माता है उसको थिएट्रिकल बिजनेस का 6 करोड़ रुपए शेयर मिलेगा। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस फिल्म का जो PNA था वो 8 करोड़ रुपए था, यानी कि ये 8 करोड़ रुपए भी वापसी नहीं आए जो पब्लिसिटी और प्रमोशन पर खर्च किए गए थे। फिल्म बनाने में जो पैसे लगे थे उनको तो भूल जाइए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए की फिल्म थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म है। और आप ये भी समझ लीजिए कि ये जॉन अब्राहम की तकरीबन 7th फिल्म है जो एक लाइन से फ्लॉप है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। जिस हीरो की 7 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो जाएं, वो भी अगर अपने आप को हीरो कहे तो इससे ज्यादा बेवकूफी और कोई हो नहीं सकती। और ये गिनती 7th पर खत्म नहीं होगी। जो 8वीं फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है तेहरान, उसका भी डिसास्टर होना तय है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उस फिल्म की कहानी क्या है। वो फिल्म 3 साल से बनकर पड़ी हुई है। दिनेश विजन की हिम्मत नहीं है उस फिल्म को रिलीज करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उस फिल्म को रिलीज ना भी करे, लेकिन अगर गलती से उसने उस फिल्म को रिलीज किया तो डिसास्टर होनी तय है। 30 मार्च को यानी संडे को फिल्म भगंदर रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया। और कमाल यह है कि 10 अप्रैल को सन्नी देओल की फिल्म जाट रिलीज हो रही है, यानी कि भगंदर के पास सिर्फ 11 दिन है बिजनेस करने के। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जाट की ट्रेंडिंग भी उतनी ही है जितनी की भगंदर की। तो अगर भगंदर पहले दिन का बिजनेस 20-25 करोड़ रुपए करती है, अगर करती है, तो जाट भी पहले दिन का बिजनेस 20-25 करोड़ रुपए ही करने वाली है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब 10 अप्रैल को जाट फिल्म रिलीज होगी तो भगंदर को सभी थिएटर से उतार दिया जाएगा और सभी शोज सन्नी देओल की फिल्म जाट को मिल जाएंगे। यानी कि ये एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन हो गया है कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बिल्कुल गारंटेड। एक राजस्थान का लड़का है जिसका नाम है मन्नू पंजाबी। इसने कभी बिग बॉस किया था बहुत पहले, और ये सलमान का चमचा है। मैं इसको सलमान का चमचा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झगड़ा मेरा और सलमान का है, तो जाहिर सी बात है इसका बिल्कुल कतई कोई हक नहीं बनता बीच में कुछ भी बोलने का। लेकिन अगर ये बीच में बोल रहा है, हम 2 भाइयों का झगड़ा है, और अगर ये बीच में बोल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चमचागिरी करने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है कि अगर ये चमचागिरी करेगा तो इसको शायद कुछ फायदा हो जाएगा। तो इसने जो वीडियो बनाया है उसका मैं इसको रिप्लाई करना चाहता हूं। हालांकि मैं रिप्लाई करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने जो कुछ भी उस वीडियो में कहा है तमीज के साथ कहा है, रेस्पेक्ट के साथ कहा है, बहुत अच्छे से पूछा है। यही वजह है कि मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूं, नहीं तो एक्चुअली मैं किसी को रिप्लाई करता नहीं हूं। तो मन्नू ने अपने वीडियो में कहा कि इसने कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाया था, फिर मैंने उसके जवाब में एक वीडियो बनाया था और मैंने इसको राजस्थान का गुंडा कहा था। मुझे पता है आपने पहले भी मेरे ऊपर एक वीडियो किया जिसमें आपने मुझे एक गुंडा बोला है ना, भाई का दोस्त गुंडा, ब्ला 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 ब्ला, आपने बहुत सारी चीजें बोली। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप मन्नू भाई, ये हो ही नहीं सकता। मैंने आपको आपके वीडियो का जवाब दिया ही नहीं था। इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आपने उस वीडियो में बदतमीजी की थी, और जब कोई बदतमीजी करता है तो पहली बात तो ये कि मैं वो वीडियो देखता ही नहीं हूं, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसका जवाब दूं, कभी दूंगा ही नहीं। यही वजह है कि मैंने आपको बिल्कुल जवाब नहीं दिया था, मैंने आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने बनाया था तो आप मुझे लिंक भेजिए, बल्कि लिंक दुनिया को दिखाइए कि हाँ ये वीडियो है, यहां मैंने आपके बारे में ये बात कही थी। मनु भाई, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मैं KRK हूं, मैं सबके बारे में बात नहीं करता। साल में 200 फिल्में रिलीज होती हैं, मैं सिर्फ 20 फिल्म्स देखता हूं
उन 20 फिल्मों का ही रिव्यू करता हूं, बाकी CD ग्रेड फिल्मों को भी नहीं देखता, उनका रिव्यू भी नहीं करता। मन्नू ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि इसने भी बिग बॉस किया था सलमान के साथ और मैंने भी बिग बॉस किया था सलमान के साथ, और हम दोनों फेमस उसी शो को करके हुए, उसी शो से हम दोनों को फेम मिला। फिर आप गलत बोल रहे हो, आपकी नॉलेज बहुत कम है एक्चुअली। एक शो मैंने किया, एक शो आपने भी किया, जिस शो से हमको रिकॉग्नाइजेशन मिली, और उस रिकॉग्नाइजेशन को देने वाला जो आदमी था वो द लेजेंड सलमान खान था। एक्चुअली मनु भाई क्या है, आपने एक बिग बॉस शो किया था, बस आपको उसी के बारे में पता है और आप उसी के बारे में बात करते हो, उसके आगे पीछे आपको कुछ पता है नहीं। और बॉलीवुड का तो आपको बिल्कुल पता नहीं है, बॉलीवुड तो खाली आपने दूर से देखा है, दूर से सुना है, बॉलीवुड की हकीकत क्या है वो आप जानते नहीं हो। तो जो आप कह रहे हो वो फिर गलत कह रहे हो। मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि जो बिग बॉस शो मैंने किया था उसको होस्ट किया था अमिताभ बच्चन साहब ने, ना कि सलमान खान ने। और आप बिग बॉस के बनाने वालों को जानते हो, आप उनसे कहिए कि वो आपको मेरा एग्रीमेंट दिखाए। उस एग्रीमेंट में एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है, मैंने ये लिखवाया था कि अगर अमिताभ बच्चन साहब होंगे तभी मैं शो को करूंगा, तभी मैं घर के अंदर जाऊंगा, अगर सलमान खान होगा या कोई भी और होगा तो मैं शो नहीं करूंगा। क्योंकि जिस वक्त मैंने एग्रीमेंट साइन किया था उस वक्त ये 100% नहीं था कि सलमान खान शो करेगा या अमिताभ बच्चन साहब शो करेंगे। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि अगर सलमान उस शो का होस्ट होता तो मैं वो शो नहीं करता। मनु भाई ने अपने वीडियो में आगे कहा कि भाई मैं सलमान को कहता हूं कि ये तो बुढ़ा है, इससे तो सही से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, मैं खुद भी तो बुढ़ा हूं, मुझे भी आईने में देखना चाहिए कि मैं कितना बुढ़ा हूं। उम्र आपकी भी धीरे धीरे होती जा रही है, उम्र उनकी भी हो रही होगी, आप भी अपने गले के अंदर एक स्कार्फ बांध के रखते हैं तो शायद आपकी भी एज की निशानी होगी उसके पीछे। आप इतना क्यों लोगों के बारे में बड़बड़ा रहे हो? भाई साहब मैंने ये कब कहा कि मैं बुढ़ा नहीं हूं? अरे भाई साहब, मेरा 25 साल का बेटा लंदन के बैंक में मैनेजर का काम करता है, तो मैं 25 साल के बेटे का बाप हूं, तो जाहिर सी बात है बूढ़ा ही हूं। मेरा बेटा जवान है, मैं जवान नहीं हूं, लेकिन मैं प्राउडली ये कह सकता हूं कि मैं 25 साल के बेटे का बाप हूं। आपका बूढ़ो तो ये भी नहीं कह सकता। ऊपर वाले ने ऐसी लानत भेजी हुई है कि वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता। एक कहावत है कि जिसने जैसा किया है इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। तो जो भी उसने लोगों के साथ गलत किया है उसका भुगतान उसको यही करना पड़ रहा है। ऊपर वाला उन सब का बदला उससे ले रहा है। तो वो बेचारा इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो डंके की चोट पे कह सके कि हाँ वो बूढ़ा है, 25 साल के बेटे का बाप है। मन्नू भाई ने यह भी कहा कि सलमान खान बहुत ही खूबसूरत आदमी है, बहुत ही हैंडसम आदमी है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है। द लेजेंड सलमान, द खूबसूरत सलमान। मुझे नहीं लगता कि हमने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2-3 लोगों को छोड़ करके सलमान खान जैसी ब्यूटी किसी और की देखी है। उनका भाईजान होना बिल्कुल होगा, आपके लिए बहुत बड़ा सुपरस्टार होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बॉलीवुड में एक सलमान को ही जानते हो, जाहिर सी बात है किसी और को तो आप जानते नहीं हो, तो आपके लिए तो सलमान ही बहुत बड़ा सुपरस्टार है भाई साहब। करेक्ट बात है आपकी। एक्चुअली जब मैं आपकी जगह था, मतलब मैं कभी लुक्खा हुआ करता था, तो मेरे लिए भी सलमान, शाहरुख, आमिर सब बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हकीकत यह है कि आज की तारीख में मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरे साथ उनका रिलेशन ऐसा है या उनका संबंध ऐसा है कि मुझे वो नॉर्मल ही लगते हैं। जब मुझे बॉलीवुड का बड़े से बड़ा सुपरस्टार कॉल करता है और वो ये कहता है कि कमाल भाई मेरा ये काम है जरा देख लेना, तो फिर मुझे कोई सुपरस्टार कैसे दिखेगा आप मुझे बताइए। मेरा जो गाना आता है, एक गाना, उसको लॉन्च कौन करता है? अमिताभ बच्चन साहब। तो फिर मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार कैसे हो सकता है आप बताइए। तो मनु भाई मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं कि आपके लिए सलमान खान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो। जाहिर सी बात है आपके लिए तो सलमान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल इंसान है, वैसा ही जैसे कि जॉन अब्राहम है या इमरान हाशमी है या इमरान खान है या विवेक ओबेरॉय है, सब सेम है मेरे लिए। मनु भाई ने आगे कहा कि मैं सलमान से बहुत ज्यादा जलता हूं, इसलिए उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूं, मैं उसको गालियां दे रहा हूं। एक पर्टिकुलर इंसान उनके नाम से अपनी रोटी सेक रहा है और लगातार उनके लिए कुछ ना कुछ अपशब्द और गलत बोलता जा रहा है। हालांकि उसको यह सोचना चाहिए कि जो मुझे रोजगार दे रहा है
उसकी तो कम से कम बुराई नहीं करूं। पहले तो मैं मनु भाई को ये बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी को गालियां नहीं देता। अगर कुछ बातें आपको पसंद नहीं आ रही है और वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो गालियां हैं, तो वो आपके दिमाग में चल रहा है। मैं कभी किसी को गालियां नहीं देता। अगर कोई मोटा है और मैं उसको मोटा कह रहा हूं तो ये गाली नहीं हो सकती। अगर कोई अंधा है और मैं उसको अंधा कह रहा हूं तो ये गाली नहीं हो सकती। अब आपका कहना यह है कि मैं एक बूढ़े इंसान सलमान खान को ये कहूं कि ये हैंडसम लौंडा है। नहीं है भाई साहब, बूढ़ा ही है। आपका कहना यह है कि जिस हीरो का इतना बड़ा पेट है, मैं ये कहूं कि यार क्या बॉडी है इसकी। नहीं है भाई साहब, पेटला है, बुढ़ऊ है। आपका कहना यह है कि जो आदमी सही से उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मैं कहूं कि यार क्या एक्शन करता है यार। नहीं करता भाई साहब, उससे बेचारे से होता नहीं है, डुप्लीकेट करते हैं, वो सिर्फ क्लोजअप देता है। आप ये कहना चाहते हो कि जिस आदमी को एक्टिंग का ए नहीं आता, मैं ये कहूं कि यार ये क्या जबरदस्त एक्टिंग करता है। नहीं भाई साहब, उस बेचारे को एक्टिंग आती नहीं है तो मैं कैसे कहूं। और मनु भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कोई हीरो है उसको हीरो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी हर चीज को देखा जाता है। उसकी हाइट कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसने कान में क्या पहना है, उसने हाथ में क्या पहना है। आप देखते ही होंगे, अगर किसी हीरो की एक हेयर स्टाइल अच्छी है तो करोड़ों लोग वही हेयर स्टाइल रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे उस हीरो की हेयर स्टाइल ये है। जब आपके सुपरस्टार सलमान कभी हैंडसम हुआ करते थे, ब्रेसलेट पहनते थे, वो आपको पता ही है, करोड़ों लोग ब्रेसलेट पहनते थे उनको देखकर कि उन्होंने पहना हुआ है तो हम भी पहनेंगे। अगर सलमान खान कान में एक बाली पहनता था तो करोड़ों लड़के बाली पहना करते थे कि सलमान ने ऐसे पहनी हुई है तो हम भी पहनेंगे। अगर करीना कपूर एक ड्रेस पहनती है तो करोड़ों लड़कियां वही ड्रेस पहनती है कि करीना ने वो ड्रेस उस फिल्म में पहनी है, हम भी वैसी ही पहनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्टर है उसकी हर चीज को देखा जाता है। जब एक एक्टर सिक्स पैक्स दिखाता है फिल्म में तो क्यों दिखाता है? इसीलिए तो दिखाता है कि पब्लिक तालियां बजाए और पब्लिक कहती है कि यार क्या बॉडी है यार, क्या लग रहा है यार। और सलमान के लिए कभी कहा करते थे, आपको पता ही है, जब किसी सुंदर हीरोइन को 2 पीस में फिल्म में दिखाया जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं यार देखो 2 पीस में क्या सुंदर लग रही है। तो यही तो बात है कि जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनकी हर चीज को देखा जाता है मेरे भाई। अगर उन चीजों को नहीं देखा जाए तो फिर तो कोई हीरो हो ही नहीं सकता, फिर तो आप ही सुपरस्टार होते हैं। आप सोचो, आप भी सुपरस्टार हो सकते थे फिर तो। आप अपनी शक्ल देखो आईने में भाई साहब, हाइट देखो, पर्सनालिटी देखो, आप भी अपने आप को सुपरस्टार मान लेते फिर तो भाई साहब। आप जरा मुझे बताइए कि अगर आप एक फिल्म में हीरो बनकर आ जाएं तो क्या आपका पड़ोसी भी उस फिल्म को देखने जाएगा? टिकट खरीद के जाने की तो बहुत दूर की बात है भाई साहब। अगर आप उसको टिकट भी दोगे, आने जाने के पैसे भी दोगे, दवाई के पैसे भी दोगे, तब भी वो आपकी फिल्म देखने नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होता है हीरो हीरोइन का जलवा, उनकी हर चीज को देखा जाता है। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं सलमान के पेट के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मैं उसके बुढ़ापे के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, तो मेरा हक बनता है भाई। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उनमें से सिर्फ 10 एक्टर हैं क्योंकि वो परफेक्ट हैं, इसीलिए तो उनको एक्टर कहा गया है, किसी को भी एक्टर नहीं कहा गया है ना मेरे भाई। तो आप यहां बिल्कुल 100% गलत हो कि भाई किसी एक्टर की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। भाई एक्टर की सब चीजें देखी जाती है, इसीलिए उसको एक्टर कहा जाता है। आगे मन्नू भाई ने अपने वीडियो में कहा कि मैं सलमान से बहुत ज्यादा जलता हूं, उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूं, यही वजह है कि मैं सलमान के बारे में ऐसी बातें किया करता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन से मैं सुनता आया हूं कि जलन और ईर्ष्या की भावना इन लोगों में थोड़ी ज्यादा होती है। और मैं पर्टिकुलरली एक चीज देख रहा हूं कि दिन के 2-3 डेडिकेटेडली वीडियो बना करके गलत बोलना। आप यहां भी बिल्कुल गलत हो। एक्चुअली हुआ क्या भाई कि वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। मैंने उनकी बजरंगी भाईजान फिल्म को बेस्ट फिल्म कहा था, 4 स्टार दिए थे क्योंकि वो फिल्म बहुत बढ़िया थी। जो उनकी बाकी की वाहियात फिल्में थी उनको मैंने खराब कहा था। तो जब मैंने उनकी फिल्मों को खराब कहा तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया पता है? जब मैंने राधे का रिव्यू किया उसमें मैंने उसको बूढ़ा कहा क्योंकि बूढ़ा ही था उसमें। तो उस बात पर आपका सुपरस्टार इतना गुस्सा हो गया कि उसने मेरे ऊपर 3 डिफेमेशन केस किए। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 किए भाई साहब। तो अगर आपका सुपरस्टार, जिसको आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा सुपरस्टार है, अगर आपका सुपरस्टार KRK पे 3 डिफेमेशन केस करता है तो इसकी क्या वजह है? KRK कौन है? KRK कोई है? KRK के रिव्यू की कोई वैल्यू है?
तभी तो आपका इतना बड़ा सुपरस्टार केआरके पर केस करता है। भाई रोजाना 2-4 लोग सलमान खान को गालियां देते हैं वीडियो बनाकर। क्या सलमान ने कभी किसी पर केस किया? क्या सलमान खान को घंटा फर्क पड़ता है? नहीं ना। लेकिन उसने केआरके पे 3 केस किए हुए हैं। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए मेरे भाई कि केआरके कौन है, केआरके की क्या वैल्यू है बॉलीवुड में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात यहीं तक रहती तो मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने मेरे ऊपर केस किए हुए हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने मुझे भाईगिरी दिखाने की कोशिश की। मुंबई पुलिस में जाहिर सी बात है उसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, मुंबई में जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं। तो उन सबको उसने यूज किया और उनको कहा कि मुझे हैरेस किया जाए, और फिर मुझे पुलिस ने हैरेस करना शुरू किया। जाहिर सी बात है ये बिल्कुल गलत बात थी। अगर आपको याद हो, एक लड़का जुबैर बिग बॉस में गया था, उसको इस आदमी ने गलत केस में फंसवाया था, जेल भिजवा दिया था। वो बेचारा जेल में 3 महीने तक रहा था। जब वो जेल में था बाहर उसकी मां मर गई थी। ऐसे ऐसे काम इसने किए हुए हैं। तो भाई साहब वही सब ये मेरे साथ करना चाह रहा था, लेकिन ये कर नहीं सकता था। तो अब अगर आप ये कहो कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो कैसे छोड़ दूंगा आप मुझे बताइए? क्यों छोड़ दूंगा? बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उसे प्यार करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके दोस्त हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको पसंद करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको पसंद नहीं करता तो आपको मेरे बारे में सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है। इसमें आप कहीं भी नहीं आते, तो आपको बीच में घुसने की बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं है। अदरक अब्राहम की फिल्म डिप्लोमेट लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई थी, डिजास्टर हो गई है। और अब अदरक अब्राहम ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि पिछले 2-3 साल से वो इस फिल्म को सभी ओटीटी कंपनीज को दिखा रहा था। उन्होंने लेने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि हमें ये फिल्म नहीं चाहिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये स्टेटमेंट देकर जॉन अब्राहम क्या कहना चाह रहा है। अरे भाई उन्होंने आपसे कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, ये वाहियात फिल्म है, इसको हमें नहीं लेना है। और आपका कहना यह था कि ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी, तो वो सही हो गए। आपकी फिल्म डिजास्टर हो गई, आप गलत हो गए। तो अब ये बयान देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप दुनिया को यह बताना चाह रहे हो कि देखो वाकई ही उनको फिल्मों के बारे में पता है और आपको बिल्कुल पता नहीं है, आपकी जीरो नॉलेज है फिल्मों के बारे में। आप ये बताना चाह रहे हो? आप सारे फिल्म वाले इतने उल्लू के पट्टे क्यों हो? आपको यह भी पता नहीं है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। इतना दिमाग भी आप लोगों में नहीं है। ऐसा क्यों है भाई साहब? एक तेलुगु फिल्मों का एक्टर है राणा मोमबत्ती। तेलंगाना पुलिस ने इस मोमबत्ती के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, और वजह यह है कि ये कुछ बैटिंग एप्स का प्रमोशन कर रहा था, दुनिया को कह रहा था कि यहां बैटिंग कीजिए, जो गलत है, पब्लिक को फंसाने वाली बात है। जया बच्चन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अभी का है या पुराना है, लेकिन उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जया जी कह रही हैं कि ये जो नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये ऐसा घटिया नाम है कि इस नाम की वजह से कोई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो जाएगी। अभी आप नाम भी देखिए तो मैं ऐसी पिक्चर खुद कभी ना देखने जाऊं। टॉयलेट के प्रेम कथा, ये कोई नाम है? ये कोई टाइटल है? ये तो फ्लॉप है, पिक्चर फ्लॉप है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अभी का है या पहला है, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी, अगर उस वक्त ये बात हुई होगी तो सही है। अब इतने सालों के बाद उस फिल्म के बारे में ऐसी बात करने का कोई तुक नहीं बनता। खैर ये वीडियो तब का हो या अब का हो, लेकिन ये वीडियो देखकर उस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है प्रेरणा अरोरा, उसने एक बयान दिया है। उसने कहा है कि भाई मेरी फिल्म हिट फिल्म थी, मेरी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं जया जी का बहुत ही रेस्पेक्ट करती हूं, लेकिन अगर जया जी मेरी फिल्म के बारे में ऐसी बात कह रही है तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जया जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी मेरी फिल्म के बारे में। अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड, उस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया था। यही वजह है कि अजय देवगन ने रेड 2 भी बना दी है। लेकिन रेड 2 का टीजर रिलीज हो रहा है भगंदर के साथ, और जब भगंदर डिसास्टर होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जो टीजर उसके साथ रिलीज होगा वो भी डिसास्टर ही होगी। तो जबकि रिलीज से पहले ही ये कंफर्म हो गया है कि भगंदर का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो रेड का चलना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, गारंटी है। कसम रावण की कियारा ने साउथ फिल्म बनाने वालों को लूट लिया है। कियारा ने फिल्म टॉक्सिक के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इस फिल्म का हीरो है KGF का हीरो यश। आप अंदाजा लगाइए कि ये हीरो कितना कंफ्यूज है, ये हीरो कितना डरा हुआ है। शायद इस बेचारे को ये लग रहा था कि अगर इसके साथ कियारा इस फिल्म में नहीं होगी तो ये फिल्म नहीं चलेगी, तो कियारा जो भी मांगे वही देना है। तो जब कियारा ने कहा कि मैं तो 15 करोड़ लूंगी, तो इसने कहा कि भाई ले ले, लेकिन तू इस फिल्म में काम कर। पूरे हिंदुस्तान का कोई भी फिल्म मेकर मुझे ये बताए कि कियारा की फीस 15 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है। अरे भाई कियारा की अगर 1 करोड़ फीस नहीं हो सकती तो 2 करोड़ हो सकती है, बात खत्म। 2 करोड़ के ऊपर कियारा को कोई कैसे दे सकता है यार?
यार, बॉलीवुड में तो बहुत बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस हैं। ये कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी, अब तो एक्ट्रेस भी नहीं है। एक है नेहा धूपिया और एक है शाइमी खैर। ये दोनों लड़कियां मुंबई में साइकिल पर घुमा करती है और इनका कहना यह है कि सभी को साइकिल पर घूमना चाहिए। अरे मैडम जी, आपको तो आपकी गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता, आपका पड़ोसी भी नहीं पहचानता, तो जाहिर सी बात है आप साइकिल पर घूमो, आप स्कूटर पर घूमो, आप पैदल घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग फेमस है वो साइकिल पर कैसे घूमेंगे, मुझे ये तो बताओ। अगर वो साइकिल पर घूमेंगे तो लोग उनको परेशान करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बाकी सभी लोगों को अपने साथ कंपेयर मत करो। आपको अगर पता नहीं है कि आप बहुत बड़े फ्लॉप हो, आपको कोई नहीं पहचानता, तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी गारंटी है इस बात की। 4 साल पहले अर्जुन भैंसे की एक बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था संदीप और पिंकी फरार। यह फिल्म 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी। यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती है भाई साहब। लेकिन आज अर्जुन ने सोशल मीडिया पर कहा कि मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आज कि आज 4 साल हो गए इस फिल्म को रिलीज हुए। यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। यह फिल्म एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म बन चुकी है। इसने शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अबे भैंसे, कुछ तो शर्म कर ले। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब शर्म नाम की चीज ही नहीं है, बेशर्मी तेरा आसरा। अबे कुछ तो शर्म कर ले। अगर तुझे थोड़ी भी शर्म होती ना भाई साहब, थोड़ी भी, तो तू इस फिल्म का नाम सपने में भी नहीं लेता। रियल की तो बात ही छोड़ दे। बॉलीवुड में 2 सिंगर भाई हैं जिनका नाम है अमाल मलिक और अरमान मलिक। इनके फादर भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डब्बू मलिक और इनके चाचा का नाम है अन्नू मलिक, यानी कि ये एक नॉन फैमिली है। अब अमाल मलिक ने खुद ही सोशल मीडिया पर बताया है कि वो जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप ही हैं। पहले उसके माँ बाप ने उसका झगड़ा उसके भाई से करवाया, फिर उसके दोस्तों से करवाया और उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, यानी कि उसको इतना परेशान कर दिया कि वो डिप्रेशन में चला गया और अब वो डिप्रेशन से निकलकर किसी तरह अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना यह है कि मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने सभी फैमिली वालों से अपना रिश्ता खत्म कर रहा हूं। मेरा उनसे आज के बाद कोई लेना देना नहीं है। यह मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है। यहां तो भाई साहब कोई अपनों का भी नहीं है, गैरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक लड़का खुलेआम ये कह रहा है कि उसके मां बाप ने ही उसकी जिंदगी खराब कर दी है, उसको बर्बाद कर दिया है। तो जो लोग यहां बॉलीवुड में अपने नहीं हैं वो किसी के कैसे हो सकते हैं। तो भाई साहब ये वो जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को सलाम नहीं किया जाता, भले ही वो बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो। आप अच्छी तरह जानते हो कि कुछ सालों पहले एक्टर सुशांत सिंह का देहांत हो गया था और उससे कुछ दिन पहले उसकी मैनेजर दिशा का देहांत हो गया था। मुंबई पुलिस ने दोनों ही घटनाओं को सुसाइड बताया, कहा कि सुशांत ने भी खुदकुशी की है और दिशा ने भी खुदकुशी की है। लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो मुंबई पुलिस कह रही है उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और अब दिशा के फादर ने कहा है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की थी, मेरी बेटी की हत्या हुई थी। दिशा सालियान का फादर मुंबई हाई कोर्ट में गया है और उसने कहा है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए मेरी बेटी की हत्या के विषय में। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि भाई दिशा ने वाकई खुद को खत्म किया था या उसकी हत्या हुई थी, ये तो पुलिस बताएगी या अदालत बताएगी। लेकिन जब दिशा के फादर अदालत में चले गए हैं, वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अब एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, क्या हुआ था। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कुछ भी नहीं निकलेगा इंक्वायरी के बाद। जो आज है वैसा ही रहेगा। जो पहले पुलिस ने कहा था आगे भी पुलिस वही कहेगी। ये बात आप बिल्कुल भूल जाइए कि इसके अलग कोई और थ्योरी आने वाली है, क्योंकि ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मुंबई में जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने पावरफुल हैं कि भाई साहब वो कुछ भी कर सकते हैं और जो भी राजनेता चाहते हैं पुलिस तो वही करती है, ये तो आप सभी जानते हैं। जल्दी ही बुढ़ऊ भाई की भगंदर फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म पर इल्जाम लग रहा है कि इस फिल्म में सब कुछ कॉपी है। इस फिल्म की कहानी कॉपी है तमिल फिल्म सरकार से। इस फिल्म के एक गाने में सलमान खान ने जो ड्रेस पहनी है वो बंगाली एक्टर साकिब की ड्रेस की कॉपी है। इस फिल्म के जो पोस्टर रिलीज किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं से कॉपी किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस फिल्म में सब कुछ कॉपी है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। और लोगों का कहना यह है कि
अगर इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी महंगी फिल्म बनाई है जिस पे 250-300 करोड़ रुपए लगे हैं और उसमें भी सब कुछ कॉपी किया गया है, तो ये किस तरह की क्रिएटिविटी है? ये क्या फिल्म मेकिंग है? अरे भाई, अगर आप कुछ ओरिजिनल सोच ही नहीं सकते हो तो फिर फिल्म क्यों बना रहे हो? ये तो आप सभी जानते हैं कि माल के शौकीन अनुराग कश्यप ने मुंबई छोड़ दिया है। वो साउथ में जाकर रहने लगा है। जिस दिन से वो साउथ में गया है तब से लेकर आज तक मुंबई वालों को खूब गालियां दे रहा है, बॉलीवुड वालों को खूब गालियां दे रहा है। नवाज भाई, मैंने आपका करियर बनाया है भाई। एक मिनट ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, हरामखोर, लंच बॉक्स, मॉनसून शूट आउट, रमन राघव, सीक्रेट गेम। सुनो तो सही। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फाइनल। कभी कभी लगता है कि बोल तो चलो फोन रखते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अनुराग कश्यप का फोन काट दिया। अब एकता कपूर सामने आई है तो एकता कपूर का कहना यह है कि जो अनुराग कश्यप कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। वो सबको गालियां दे रहा है, बॉलीवुड वालों को भी गालियां दे रहा है, कॉर्पोरेट हाउस वालों को भी गालियां दे रहा है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन को भी गालियां दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? अनुराग कश्यप को चाहिए कि वो अपने पैसे खर्च करे, अपनी वेब सीरीज बनाए, अपनी फिल्म बनाए, बात खत्म। उसको पैसे कॉर्पोरेट हाउस से क्यों चाहिए? एकता कपूर ने आगे कहा कि अनुराग कश्यप वही कर रहा है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। अनुराग को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड वालों को गाली ना दे, कॉर्पोरेट वालों को गाली ना दे, अपने आप को गाली दे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई, अगर अनुराग कश्यप एकता को गालियां नहीं दे रहा था तो एकता को गुस्सा क्यों आया? एक्चुअली एकता कपूर की मामा की लड़की है रुचिका कपूर और आज की तारीख में इंडिया में नेटफ्लिक्स की हेड वही है, वही नेटफ्लिक्स का काम देख रही है। तो जब नेटफ्लिक्स को गालियां दी अनुराग कश्यप ने तो एकता कपूर को गुस्सा आ गया कि मेरी बहन की कंपनी को गालियां क्यों दे रही है। यही तो वजह है कि आज की तारीख में एकता कपूर की 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में है। एकता कपूर कैसी भी वाहियात फिल्म बनाए वो नेटफ्लिक्स में फौरन बिक जाएगी, क्योंकि बहन वहां बैठी हुई है, बहन भी माल बना रही है, एकता कपूर भी माल बना रही है। बहुत सारे समोसा क्रिटिक्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भगंदड़ ने तो इतना बिजनेस कर लिया है, उतना बिजनेस कर लिया है, जो पैसे लगे हैं वो रिकवर हो गए हैं। ये सब झूठ है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ये वो फिल्म है जिसको सलमान खान ने खुद ही अपने पैसों से बनाया है, खुद ही रिलीज कर रहा है। अगर फिल्म चल गई तो जाहिर सी बात है पैसे वापसी आ जाएंगे, नहीं चली तो पैसे वापसी नहीं आएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि पूरे इंडिया में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को रिलीज करने की हामी नहीं भरी थी। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया था कि भाई हमें यह फिल्म रिलीज नहीं करनी है। यही वजह है कि सलमान ने हाथ पैर जोड़े टिप्स वालों के और पेन मरुधर के और उन दोनों से कहा कि भाई आप ज्वाइंटली आकर इस फिल्म को रिलीज कर दो, मेरी इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और यही वजह है कि ये दोनों कंपनियां साथ में आई है इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी इज्जत भी जाने वाली है, क्योंकि फिल्म तो सुपर डुपर डिजास्टर होने वाली है, ये तो गारंटी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इलॉन मस्क के एआई ने धूम मचाई हुई है इंडिया में। ट्विटर पे ग्रोक ने हल्ला मचाया हुआ है। इस भाई से कोई कैसा भी सवाल पूछे ये फौरन ही जवाब दे देता है। जब किसी ने इससे बीजेपी के बारे में सवाल पूछा तो इसने ऐसा जवाब दिया जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब किसी ने इससे प्रधानमंत्री जी के बारे में सवाल पूछा तो इसने ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब किसी ने सावरकर के बारे में इससे सवाल किया तो इसने ऐसा जवाब दिया कि जितने भी बीजेपी वाले हैं उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो एक्चुअली अब सरकार इस एआई को बंद कराना चाहती है इंडिया में, लेकिन कैसे करे? कर नहीं सकते। तो अब सरकार ने यह किया है कि ये एआई जो भी रिप्लाई करता है वो लोगों को दिखता नहीं है, वो गायब हो जाता है। यानी कि सरकार ने एक तरह से इस पर कुछ ऑनलाइन प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसकी वजह से इलॉन मस्क बहुत ज्यादा नाराज है। तो इलॉन की टीम ने सरकार के खिलाफ कर्नाटका कोर्ट में एक याचिका दायर की है और कहा गया है कि सरकार गलत तरीके से ट्विटर के बहुत सारे ट्वीट्स गायब कर रही है, बहुत सारे ट्वीट हटा रही है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत का क्या फैसला आएगा। अदालत यह कहेगी कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, या अदालत यह कहेगी कि ट्विटर के सभी ट्वीट सबको दिखने चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ट्विटर को इंडिया में बैन कर दे, जो अब एक्स हो गया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसका मालिक है इलॉन और इलॉन डोनाल्ड ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड है आज की तारीख में। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के प्रेसिडेंट के बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इंडियन सरकार नहीं कर सकती आज की तारीख में, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सब कुछ दारोमदार है अदालत के फैसले पर। जो भी अदालत का फैसला होगा उसी हिसाब से एक्स काम करेगा। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।